सारे के सारे डेरिवेशन करते हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में। देखो पहला टॉपिक जो हमें समझना है डेरिवेशन के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं काम की बात करूँगा, जल्दी जल्दी समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, जब भी दो चार्ज हो उनके बीच में डिस्टेंस हम खुद से मानते हैं 2a। कितना मानते हैं? 2a। माइनस प्लस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2a, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम, इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगली बात क्या है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आप इसको लिख लेंगे फुल फॉर्म में, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों में से कोई भी चार्ज उठाओ और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है a और a, 2a से मल्टीप्लाई कर दो। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी अगर मैं बोलूँ ये मेरे पास सिस्टम है, तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? माइनस से प्लस। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला देखो यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है प्लस क्यू, तो डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता है। 3 मार्क का क्वेश्चन, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन का नाम क्या, देख लो एक बार। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है चार्ज से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है? चार्ज से मिलकर बना है। अगर ये चार्ज से मिलकर बना है तो पक्का ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर सकता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर। इसका नाम होता है एक्सियल। क्या नाम होता है इसका? एक्सियल। एक्सियल कैसे डिसाइड करते हैं? तो सेंटर से, जो डाइपोल है डाइपोल के सेंटर से एक डिस्टेंस r और इस लाइन पर होता है, इसलिए इसको नाम रखते हैं हम एक्सियल। एक्सियल लाइन भी बोलते हैं इसको, एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने डायरेक्शन के लिए मान लिया कि इस तरफ मेरा आई कैप है यानी एक्स डायरेक्शन है, इस तरफ है मेरा जे कैप यानी वाई डायरेक्शन है। मैंने ये सब लेट किया है। अब तुम एग्जाम में डेरिवेशन करोगे तो क्या क्या गाना गाओगे? आपको गाना गाना है क्या कि लेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू, मतलब इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, साफ सीधी बात है। तो आपको लिखना है लेट अ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, लेट द सेंटर O, लेट द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2a, लेट द डिस्टेंस O टू सम पॉइंट एक्सियल पॉइंट। सपोज मैंने M बोला, क्या माना हमें? R मान लिया हमने। ये सब बातें उसको बता देंगे। फिर हम बोलेंगे देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन लगाएगा, तो हम बोलेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाला बंदा कौन कौन है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने वाला बंदा एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू किस तरफ लगाएगा? प्लस क्यू इस तरफ लगाएगा, माइनस क्यू इस तरफ लगाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे देखो प्लस इस तरफ लगा रहा है, माइनस इस तरफ लगा रहा है। तो नेट क्या होगा? नेट होगा प्लस में से माइनस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों का आपस में क्या कर दो? माइनस। अच्छा, माइनस करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ फॉर्मूले को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज k इंटू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, k इंटू क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने यहाँ पर क्या लिखा? हमने यहाँ पे लिखा प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पुट कर रहे हैं हम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए माइनस किया तो k हो गया, q हो गया। अब प्लस क्यू से डिस्टेंस, तो प्लस क्यू से डिस्टेंस नापोगे, ये रहा प्लस क्यू। कहाँ पर है हमारा प्लस क्यू? ये रहा प्लस क्यू। प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना होगा? तो r में से a को माइनस करना पड़ेगा। ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? पूरा r है, उसमें से a माइनस किया। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या होगा? दूसरा हो गया कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से निकालना है तो माइनस क्यू की वजह से कैसे निकालूंगा? k इंटू क्यू और डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होगा? माइनस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा। यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये r है और ये हो गया a, तो r प्लस a का होल स्क्वायर। फटाफट इसको सॉल्व करते रहेंगे। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा? इस तरफ। इस तरफ डायरेक्शन क्यों होगा? क्योंकि प्लस वाला पास में, प्लस वाला इस तरफ लगा रहा है, ठीक है। अब फटाफट इसको हम मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं, 1 मिनट का काम है। अगर मैथमेटिक्स लगाएंगे तो कैसे करेंगे? हम बोलेंगे देखो भाई ई नेट क्या हो जाएगा? ऐसा ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है, फिर मैंने कुछ नहीं किया, के क्यू कॉमन ले लिया। यहाँ पर आई चल रहा है डायरेक्शन, ठीक है। के क्यू कॉमन ले लिया, फिर मैंने कुछ नहीं किया, के क्यू कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इस तरफ किया, इसको इस तरफ, तो आर प्लस ए इस तरफ, आर माइनस ए इस तरफ, और आपस में इसको मल्टीप्लाई किया। मतलब एलसीएम ले सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लाई, जो मर्जी कर लो। तो ये बन जाता है आर प्लस, ये समझ में आ गया। फिर यहाँ से आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना। मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब देखना अगले स्टेप में क्या होगा। जब इस ब्रैकेट को खोलोगे, ब्रैकेट को, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये और ये ये स्क्वायर ए कट जाएगा, इस आर से माइनस से वाला कट जाएगा। ये प्लस हो चुका है, ये प्लस हो चुका है, तो क्या बोलेंगे हम इसको? ये 2 गुना हो चुका है। तो अगले स्टेप में हम क्या बोल देंगे? अगले स्टेप में हम बोल देंगे कि के क्यूब आर है, ये 2 गुना हो चुका है, 2 टाइम्स 2ar। जो 2ar है कितना टाइम्स हो गया? 2 बार, तो 2ar। अब मैंने पीछे आपको पढ़ाया था कि कहीं भी q दिखाई दे और 2a दिखाई दे तो उसको हम p लिख सकते हैं, p डाइपोल मोमेंट। क्या लिखा था मैंने? चार्ज इंटू डिस्टेंस जो होता है डाइपोल मोमेंट। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने q इंटू 2a, इस पूरे की जगह p लिख दिया। बचा हुआ क्या है यहाँ पर? 2 इंटू आर, तो p 2 इंटू आर हो गया। अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है, इसको ब्रैकेट लगा लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में कभी लिखा हुआ है कि भाई शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है कि डाइपोल के जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल, उनके बीच का डिस्टेंस कम है, यानी ए बहुत
कम है। तो आप ए स्क्वायर को जीरो मान सकते हो ऑलमोस्ट, और जीरो यहाँ पर जैसे पुट करोगे, जीरो पुट करोगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, नीचे बचेगा R4। अब ऊपर क्या बचा 2 kPr, 2 kPr, 2 kPr। अब R से R कट जाएगा तो आंसर आ गया आपके पास ये। तो इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला। और डायरेक्शन किस तरफ है, आई तरफ, मतलब डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन बोल सकते हैं, सेम डायरेक्शन एज डाइपोल मोमेंट। जिस तरफ डाइपोल मोमेंट किस तरफ था, याद करो, डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ था और आई भी हमारा किस तरफ है, इस तरफ। तो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते फटाफट। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कितने मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में, ठीक है। और बिलीव करो ये आएगा आपको, दिख सकता है एग्जाम में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी हम कर रहे। देखो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है ना। इक्वेटोरियल लाइन किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से, ड्यू टू डाइपोल। अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन लिख के नहीं देंगे वो, तो कई बार बोल देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको ध्यान रखना, जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आए या इक्वेटोरियल लाइन आए तो समझ जाना क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात रखना, रट्टा मार लो कि भाई इक्वेटोरियल में ना 2e cos थीटा का खेल है सारा, 2e cos थीटा का सारा खेल है। अब आपको इस डायग्राम को रट्टा मारना है या समझना है, 2 बार ड्रॉ करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो अब ये मेरा, अब मैं एक एक बात को समझा रहा हूँ, देखना। मैंने कहा ये मेरा डाइपोल है -q + q, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, वेरी गुड। अब अगली बात क्या बता रहा हूँ मैं कि इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ए क्या है आपको पता है, दोबारा बताऊंगा नहीं, ये है सेंटर ऑफ डाइपोल। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। अच्छा, इस पॉइंट पर लगाएगा कौन, इस पॉइंट पर +q लगाएगा, +q लगाएगा तो मुझे इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए होगा, इस पॉइंट और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया पाइथागोरस से। ये a है और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, r, तो पाइथागोरस से निकाल लिया। वैसे -q भी लगाएगा, -q इस तरफ लगाएगा, इस तरफ, माइनस खींचता है और प्लस धकेलता है। तो हमने क्या बोला कि भाई ये डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस से डिस्टेंस निकाला तो ये कितना निकला, r² + a² का अंडर रूट। भाई पाइथागोरस से डिस्टेंस निकल जाएगा, इतना सोचने वाली बात नहीं। देखो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूस इजीली निकल सकता है, ये r² + a², यहाँ भी निकल गया r² + a²। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये r है और ये a है। अब मेरी बात को समझना कि +q ने इस तरफ लगाया तो मैंने लिख दिया e ड्यू टू +q, -q ने इस तरफ लगाया तो e ड्यू टू -q। अब यहाँ पर ना एंगल मैंने थीटा माना है। अब आपको रट्टा मारना है, क्या मारना है, रट्टा, प्योर रट्टा। आपको सोचना नहीं कैसे हुआ, एग्जाम में क्रैक करना है बस। तो ध्यान रखना, e sin थीटा ऊपर, e sin थीटा नीचे। मैंने क्या बोला, इस वाले टॉपिक में खेल किसका है, e cos थीटा का, यानी sin थीटा वाले कट जाएंगे। तो एक e sin थीटा ऊपर है, एक e sin थीटा नीचे है। और हमने क्या बोला, हमें ऐड करना है, तो इस तरफ 2 ऐसे लाइन, ऐसे बीच में एक लाइन खींचेंगे हम, लाइन, ठीक है, एक ऊपर लाइन, ऐसे लाइन खींच देंगे, बोलेंगे e sin थीटा ऊपर है और e sin थीटा नीचे है, और e cos थीटा 2 बार इधर है, एक बार इधर, एक बार इधर। और हम क्या जानते हैं कि भाई डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। अरे प्लस और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये तो हम छोटी सी बात पहले से जानते हैं, चलो छोड़ो, हमने याद कर लिया e cos थीटा 2 बार इस तरफ है, e sin थीटा ऊपर, e sin थीटा नीचे, और ट्रायंगल को याद कर लिया, सब कुछ याद कर लिया। अब फटाफट अब काम की बात करते हैं। तो हम बोलेंगे एग्जाम में लिखेंगे, गाना गाएंगे, कौन सा गाना गाएंगे कि ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ e sin थीटा दे विल कैंसिल ईच अदर, दे विल कैंसिल ईच अदर, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय 2e cos थीटा। अब -i का मतलब क्या है, -i मतलब पीछे, मतलब हमारा डाइपोल मोमेंट इस तरफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे आ रहा है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन कि भाई इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट होता है डाइपोल मोमेंट के। अब कहानी हमने स्टार्ट कर दी, अब तो कैलकुलेशन पार्ट है। देखो कैसे करेंगे, इजी कैलकुलेशन है इसका। हम बोलेंगे देखो 2e cos थीटा था हमारा, क्या था, 2e cos थीटा, 2e cos थीटा, तो 2 की जगह पर 2 लिख दिया, e की जगह पर क्या लिखोगे, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। यहाँ पर तो e की वैल्यू लिखनी है ना, e का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या था याद करो, r² + a² का रूट, ये तो डिस्टेंस था। अरे पाइथागोरस से निकाला डिस्टेंस, अब इसका भी स्क्वायर करना है हमें, तो मैंने लिख दिया। अब फिर अगला क्या है, cos थीटा, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ट्रायंगल में देखोगे तो बेस क्या है, ट्रायंगल में बेस है a, ट्रायंगल में बेस क्या है a, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है √r² + a²। तो मैंने वहाँ पर क्या लिख दिया, वहाँ पर लिख दिया मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिख रहा है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सारा का सारा खेल मैथमेटिक्स का, कैसे देखो, इस रूट को काट देंगे स्क्वायर से, तो ये ऐसा हो जाएगा, एक आ जाएगी, इसकी पावर कट गया ना ये। अब यहाँ पर ये रूट को 1/2 लिख सकते हैं, रूट को 1/2 लिख सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, देखो बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, ये बेस है, ये बेस है, सेम है दोनों का, तो पावर ऐड हो जाएगा 1 + 1/2, 1 + 1/2 यानी 3/2। तो पावर कितनी आ गई, 3/2। तो यही हमारा फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि शॉर्ट डाइपोल, और जो चांस है शॉर्ट डाइपोल ही बोले, तो शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है बेटा, जो a² होता है, हम मानते हैं कि भाई ऑलमोस्ट साइज बहुत छोटा है, तो a² क्या हो जाएगा, 0। अगर a² को 0 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा, देखो इससे ये कट जाएगा r3, तो ये हो गया e नेट kp/r3। अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो यहाँ पर क्या सीखने वाली बात है कि -i बता रहा था अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट है, कैसा है, अपोजिट टू पी वेक्टर, डाइपोल मोमेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों डेरिवेशन कर लिया, इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी। ठीक है, 1 से 2 मार्क्स में आपको दिखाई देगा ये। अच्छा 1 मार्क में तो नहीं, 2 से 3 मार्क्स में। ठीक है, 2 में भी आ रखा है, 3 में भी आ रखा है, ये किस्मत के ऊपर है, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें पता है। सुनो, तो टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को डाला हमने, ये डाइपोल है -q +q कुछ एंगल के साथ। तो जब भी एंगल के साथ डालते हैं तो क्या होगा, सोचो, यहाँ पर प्लस था, तो प्लस होने के कारण यहाँ पर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना, तो आप मान लिया करो इस तरफ प्लस चार्ज है और इस तरफ है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलता है, तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। देखो जो यहाँ प्लस मैंने रखा था, प्लस जो मैंने प्लस रखा था, प्लस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, लग गया, या माइनस खींच रहा ना, माइनस खींच रहा है, और इस तरफ मैंने प्लस रखा है, तो ये वाला माइनस को ये खींचेगा इस तरफ, तो एक फोर्स यहाँ जनरेट हुआ, एक फोर्स यहाँ जनरेट हुआ। अब ध्यान रखना, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूनिफॉर्म फील्ड है, कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहानी क्या होगी, जितना फोर्स ये लगेगा उतना ही फोर्स ये लगेगा। और ध्यान रखना, जब भी ऐसी कोई चीज़ है और इक्वल फोर्स लग रहा है तो रोटेट करेगा बड़े प्यार से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स मेक्स कपल, इसको हम कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल अपोजिट फोर्स को क्या बोलते हैं, कपल, विच रोटेट्स द डाइपोल, विच रोटेट्स द डाइपोल। तो हम बड़े प्यार से कहते हैं कि अगर रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पर आएगा टॉर्क, क्या आएगा यहाँ पर, टॉर्क, और टॉर्क इज गिवन बाय दिस थिंग। टॉर्क का फॉर्मूला होता है 11th क्लास में, RF sin थीटा, RF। तो मुझे क्या लिखना है यहाँ पर, मेरे को R की जगह पर लिखना है डिस्टेंस, आपने पीछे पढ़ा है 2a था, दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a, कितना हो जाएगा, 2a। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स, ये बात आपको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि फोर्स का मतलब क्या होता है। देखो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चार्ज हो तो समझ लो उनके बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू, तो यहाँ पर जो ये फोर्स की वैल्यू है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फोर्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरे को बस यहाँ पर जो फोर्स था उसकी जगह पर ये पुट कर देना है और साइन थीटा की जगह साइन थीटा। अब देखो क्या बन गया, जादू क्या होगा, जादू दोबारा वही कि भाई हमें पता है जब A हो और कहीं पर Q हो और कहीं पर 2 हो तो ये क्या बन जाता है P, ये पूरा P बन गया और यहाँ पर E की जगह पर E है। अब ध्यान रखना, छोटी सी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिजिक्स में कहीं भी आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, साइन थीटा, उसको क्रॉस से रिप्लेस कर सकते हैं और कॉस को डॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं साइन की जगह पर क्या कर रहा हूँ, साइन की जगह पर क्रॉस रिप्लेस कर रहा हूँ, क्रॉस, तो ये बन जाएगा P क्रॉस E, क्या बन जाएगा, P क्रॉस E। और ये वेक्टर फॉर्म है, क्या है ये वेक्टर फॉर्म। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे, अगर उसने बोला कि मिनिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम रोटेशन कब होगा, टॉर्क का मतलब होता क्या है, टॉर्क का मतलब समझ लो, टॉर्क का मतलब होता है रोटेशन इफेक्ट। क्या होता है, रोटेशन इफेक्ट। तो हम क्वेश्चन की बात क्या कर रहे हैं कि मिनिमम रोटेशन कब होगा या रोटेशन कब नहीं होगा। तो हम बोलेंगे भाई देखो, जब आप इसमें एंगल 0 पुट कर दो, तो अगर हम थीटा 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का मतलब क्या है कि टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। अब मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 हो, क्यों, जब साइन 90 होता है तो टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम की कंडीशन है और ये मिनिमम की कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पक्का कर लेना, ठीक है, फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोलूँगा इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर 2 में भी है, चैप्टर 1 में भी है, 3 मार्क्स रखे हुए हैं अगर आया क्वेश्चन तो, ठीक है। वैसे देखो हम सारे करके जाएंगे, एग्जाम इज अनप्रिडिक्टेड, कभी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें डाइपोल को रखा तो रोटेट होता है, क्या होता है, रोटेट। और कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क होता है, क्या होता है, वर्क। तो हम सिंपल बात बोलेंगे कि देखो ये डायग्राम में बड़ा सिंपल सा सेटअप है, -q +q, इधर फोर्स लगा इधर फोर्स लगा, ये रोटेट होगा। हम मान लेते हैं कि रोटेशन हमारा θ1 से θ2 तक गया, मान लो 10 डिग्री से 20 डिग्री गया, 30 से 40 गया, θ1 से θ2। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको देखो फिजिक्स में हम तोड़ तोड़ के काम करते हैं, ठीक है। हमने बोला छोटा सा वर्क डन हो गया dw, क्या हो गया, छोटा सा वर्क डन dw। तो हम एग्जाम में सब बातें लिखेंगे, लेट अ स्मॉल वर्क डन इज dw गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर फोर्स कौन सा होता है, रोटेशन वाला, टॉर्क है ना, टॉर्क, रोटेशन वाला फोर्स। तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पर फोर्स है हमारा टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट क्या है, d θ। इसको आप एंगुलर फोर्स भी बोलते हैं, टॉर्क को क्या बोलते हैं हम, एंगुलर फोर्स। टॉर्क की वजह से क्या होता है, घूमता है, रोटेटिंग इफेक्ट है ना। तो ये हो गया एंगुलर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखो टॉर्क का फॉर्मूला आप पीछे ड्राइव करके आए हो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE sin θ इंटू d θ। अब P क्या है, कांस्टेंट चीज होता है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, sin θ का इंटीग्रेशन होगा और हम जो लिमिट ले रहे हैं θ1 से θ2, रोटेशन θ1 से θ2। अगर हम काम की बात करें तो बड़ा सिंपल है यहाँ पर कि जैसे आप जानते हो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस, तो कॉस और माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया और लिमिट कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2। अब देखो -P तो बाहर है, आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
तो अपर लिमिट क्या हो गया cos θ2, लोअर लिमिट माइनस लगा के cos θ1। तो ये वर्क का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सारे टीचर्स ऐसा। अब वर्क, अब ध्यान रखना, इसी को बोला करेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ, या फिर ऐसे सिंपली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कई बार कि भाई एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो है माइनस पी कॉस ऑफ थीटा। तो आप बोलोगे सर आपका तो इससे मैच नहीं कर रहा है, मैच करेगा। अगर मैं रेफरेंस मान लूँ, मैं ऐसे समझना, अगर मैंने बोला कि θ1 मेरा 90 डिग्री हो गया, θ1 कितना हो गया, यानी स्टार्टिंग में डाइपोल मेरा ऐसे है, तो एंगल कितना हो जाएगा 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला क्या गया, पी कॉस थीटा, पी। तो यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो बुक्स में लिखा होता है। तो मैंने क्या बोला, इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने दो डेरिवेशन करवाया, पहला क्या वर्क डन और दूसरा क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम काम करके लास्ट में क्या लिख देंगे कि यही हमारा क्या है, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल। क्या बात समझ में आ गया, यही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। अच्छा, अब सब कुछ लेट करना है आपको कि लेट डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट डाइपोल गोज फ्रॉम θ1 से θ2, लेट वर्क डन इज गिवन बाय दिस, नाउ इंटीग्रेटिंग, सो वी विल दिस। समझ में आ गया? तो ऐसे कर लेना, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको रट लो, इसके बाद हम डेरिवेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लो, गॉस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम मैंने बहुत सिंपल भाषा में बताया आपको कि भाई देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे बात ध्यान रखना क्या कि देखो, इसको बोलते हैं लैम्डा, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये होता है रो, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब ध्यान रखना छोटी छोटी बातें, यानी ये होता है क्यू अपॉन लेंथ, ये होता है क्यू अपॉन एरिया, ये होता है क्यू अपॉन वॉल्यूम। सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अच्छा, यहाँ से मैं चार्ज निकालूँ तो हो जाएगा लैम्डा इंटू एल, यहाँ से क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू ए हो जाएगा चार्ज, सिग्मा इंटू ए, यहाँ हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या हो जाएगा चार्ज। अब इसकी ही हेल्प से हम बहुत सारे डेरिवेशन करने वाले हैं, जो जिसमें से आपको एग्जाम में एक न एक देखने को पक्का मिलेगा, मेरा वादा है तुमसे, पक्का। तो ये भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछला आपको याद होना चाहिए जो मैंने बताया अभी, उसका इस्तेमाल करेंगे। सुनो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग रॉड या फिर इन्फानाइट रॉड भी आता है, क्या लिखा आता है, इन्फानाइट वायर या इन्फानाइट रॉड या इन्फानाइट वायर, ये सब वर्ड्स यूज होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब इसको करेंगे कैसे, तो भाई सबसे पहले ना हम क्या मानते हैं, देखो ना डायग्राम को समझना बड़े प्यार से। हमने माना कि यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है, ये रॉड रखा हुआ है, ठीक है, ये रॉड है, पूरी तरह चार्ज है। अब इस रॉड को हमने क्या किया, आंसर निकालने के लिए गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है भाई एरिया होना चाहिए, तो एरिया कैसे होगा, तो हमने बोला ना कि हम खुद से मान लेंगे गॉसियन सरफेस। तो हम क्या करते हैं, जो रॉड था रॉड, उस रॉड के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, मान लिया मैंने खुद से। अब ध्यान दो, अगर एक सिलेंडर है तो सिलेंडर के पास तीन सरफेस होगा, एक कर्व सरफेस, एक ऊपर का सर्कुलर और नीचे का सर्कुलर। क्या यहाँ पर दिख रहा हो, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दिख रहा है नहीं, वो गलती से निकल गया। तो ऊपर एक सर्कुलर, नीचे एक सर्कुलर और ऐसे सिलेंड्रिकल। तो हमने कहा ठीक है कि गॉस लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू स्मॉल एरिया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे पता है कि भाई देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। अब बात करते हैं भाई स्मॉल एरिया, तो मैंने देखो पहला सरफेस ये माना नीचे वाला, और एरिया बना दिया इस तरफ होगा। इस वाले का एरिया किस तरफ होगा, अरे देखेंगे तो ऊपर होगा ना एरिया, और इसका एरिया किस तरफ होगा, साइड में। तो साइड में मैंने हर जगह डी ए माना, डी ए डी ए डी ए। अब मैंने कहा गॉस लॉ लगाऊंगा। अच्छा, ये तो पता है लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है क्यू बाई एल। लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल, क्योंकि लेंथ में ना ये। अब मेरी बात को समझना, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा कि भाई देखो रेडियस इस तरफ होगा, रेडियस इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, यहाँ तीन एरिया माना हमने, गॉसियन सरफेस माना। अब कहानी को समझना, कहानी को समझने वाली बात क्या है कि अब ये जो फॉर्मूला है इसको हमें 3 बार ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों, 3 एरिया है, 3 हमने सरफेस माना है। तो यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा, ई देखो आप बोलोगे सर ये कॉस थीटा कहाँ से आया, पीछे मैंने बताया डॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, देखो एक्चुअली में वेक्टर फॉर्म में है, इसको डॉट को लिखेंगे हम कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया प्रॉपर कॉस थीटा। क्या लिख दिया, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, चार्ज को क्या लिखते हैं, चार्ज को सबने पीछे ही बताया, अभी बता रहा हूँ। चार्ज क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कहानी को समझना, अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो आपको समझ में आएगा जो पहला सरफेस है, पहला सरफेस, और जो दूसरा सरफेस है उसके लिए थीटा 90 डिग्री है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है और एरिया इस तरफ है, तो एक इधर जा रहा है एक नीचे की तरफ, तो एंगल 90। वैसे ही सेम ये ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल कितना हो गया 90। तो इन दोनों के लिए एंगल कितना हो गया 90 90 जीरो हो गया। अब इस वाले के लिए देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, एरिया भी इस तरफ है,
तो एंगल कितना हो गया, एंगल यहाँ 0 डिग्री हो गया। तो हमने क्या बोला, हमने बोला भाई ये दोनों का खेल खत्म, cos 90 0 होता है, cos 90 क्या होता है, तो 0 + 0। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया। अरे cos 0 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया 2πr_l। एरिया क्या होता है सिलेंड्रिकल सरफेस का, 2πr_l, तो 2πr_l, तो देखो यहाँ लैम्डा एल था, तो एल से एल कट जाएगा, तो आंसर हमारे आंखों के सामने है। इसको नीचे ले जाएंगे इस पूरे टर्म को 2πr को, तो 2πr_0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। और डायरेक्शन किस तरफ है, आर की तरफ, डायरेक्शन है आर की तरफ, रेडियस की तरफ। अगर सिलेंडर है सिलेंडर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा आर की तरफ, जिधर जिधर उसका रेडियस जा रहा है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ना इस डेरिवेशन पे भी नज़र डाल लो, दिस इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है ना, अब ये एग्जाम में आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है ये, एक बार पढ़ लो डेरिवेशन। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फानाइट थिन सेट, बहुत पतला सा लेकिन इन्फानाइट सा सेट है। सीट समझते हो, सीट मतलब मान लो, अरे ठीक है हो गया, इंग्लिश नहीं आती इतनी। ये देखो ऐसे पतला सा, इस पर चार्ज हमने बिछा दिया, चार्ज हमने बिछा दिया, ऐसे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी होगा और पीछे भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें निकालना है, तो हमने क्या बोला कि ठीक है हम क्या करेंगे, अब कंसिडर, देखो इसको ऐसा भी बोलते हैं, प्रूफ करो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। प्रूफ करो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो करना क्या है, देखो ध्यान दो, बड़ा आसान है। देखो आपको कुछ नहीं करना, उस सीट को ऐसे लेना है, ले लिया हमने। अब क्या करना है, अब पता है सरफेस है, यहाँ पर क्या है, सरफेस, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, σ/a। लेट भी कर लेना एग्जाम में कि लेट दिस हैविंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना। आप बात करते हैं, ये तो लेट वेट कर ही लोगे आप, मुझे उम्मीद है। आप ध्यान दो, मतलब कंसीडर करो, डायग्राम को बताओ। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमने दो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना, क्या माना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि गॉस लॉ लगाना है, तो आप बोलोगे E.dA ऐसा ऐसा Q/ε0। अब कितने सरफेस मान लिए आपने, एक इधर एक पीछे, दो, तो आप लिखोगे E.dA cos θ, E.dA cos θ। डॉट को आपने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, डॉट को आपने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरी बात को समझो, क्या दोनों पे एंगल 0 आ रहा है। देखो इसका एरिया इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, वैसे सेम पीछे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी तरफ क्या है, एरिया। अरे एरिया भी इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरफ है, तो एंगल 0, तो cos 0 1 cos 0 1, तो cos हट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। और ये चार्ज को चार्ज/ε0, इनको ऐड कर दिया मैंने, क्या बन गया 2EA, क्या बन गया ये 2EA चार्ज/ε0। अब क्या है, देखो यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या समझना, देखो 2EA। अब मैंने चार्ज को क्या लिख दिया, σ/a। चार्ज को लिख सकता हूँ, देखो चार्ज आपको पता है कि सिग्मा क्या होता है, Q/एरिया ना, तो चार्ज हो गया σ/a। तो देखो A से A कट जाएगा, तो आ गया E कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर दो नीचे, तो 2 σ/2ε0। क्या यहाँ पर कहीं भी डिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, σ/2ε0। क्या यहीं पर कहीं भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं है तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। फटाफट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये वाला टॉपिक ना, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आता है, ये ग्राफ भी आता है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल थिन सेल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, सेल मतलब अंदर मटेरियल नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है। बोलता है एट सरफेस आउटसाइड इनसाइड। सरफेस को ऐसा भी लिखता है कई बार एग्जाम में, R=R, R>R, यानी जो रेडियस है रेडियस से बराबर, सरफेस पे रेडियस से बड़ा यानी बाहर, और इनसाइड का मतलब क्या हो गया, R छोटा हो गया R से। ये R है क्या, ये R है रेडियस। अगर रेडियस के बराबर है तो सरफेस पे, रेडियस से बड़ा है तो बाहर, और रेडियस से छोटा है तो अंदर। बस छोटा है ना रेडियस से, जो भी डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है, कैलकुलेशन का डिस्टेंस। अब कहानी को समझना, कहानी को अगर पहला हमें निकालना है सरफेस पे, किस पे निकालना है, सरफेस पे, तो कुछ नहीं करना, आपको सरफेस पे गॉसियन सरफेस लेना है। मैंने बाहर लिया लेकिन आपको जस्ट इसी पे लेना है, इसी के ऊपर ओवरलैप करवाना है। तो आप बोलोगे चलो ये गॉसियन सरफेस है, क्या ये गॉसियन सरफेस। ठीक है, एट सरफेस की बात कर रहे हैं हम। अब लगा देंगे E.dA, फिर हो जाएगा E.dA cos θ, डॉट का मतलब क्या होता है, cos θ। फिर यहाँ पे बोलोगे यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ होगी और एरिया भी तो उस तरफ ही होगा, स्फीयर का एरिया बाहर होता है, तो एंगल कितना हो गया, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 हो गया, तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। स्फीयर का एरिया होता है 4πr², चार्ज/ε0। तो यहाँ से अगर आप फॉर्मूला ड्राइव करोगे तो क्या आएगा, ड्राइव करोगे तो क्या आएगा, इनसाइड पढ़ रहे हैं हम अभी, क्या सॉरी सरफेस पे पढ़ रहे हैं, तो आगे देखो 4π को नीचे भेज दो, तो Q तो क्यों है 4πε0r², और याद करो 1/4π को हम क्या बोलते हैं, K, क्या बोलते हैं, K, तो KQ/r² हो गया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एक बड़े से स्फीयर को एक छोटा सा पॉइंट भी मान सकते हैं। ये पॉइंट के लिए फॉर्मूला था ना, पॉइंट के लिए KQ/r² प्लस Q के लिए आपने पढ़ा था KQ/r², डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक प्लस छोटे से चार्ज को आप ये भी मान सकते हो। ठीक है ना, बड़े से स्फीयर को, यूनिफॉर्मली स्फीयर को छोटा सा चार्ज मान सकते हो। अच्छा, अब अगला क्या है, अगला हमें निकालना था आउटसाइड। तो आउटसाइड निकालना, दोबारा वही खेल खेलेंगे, बस एक आउटसाइड गॉसियन सरफेस लेंगे इस बार। पिछली बार मैंने सरफेस के ऊपर ही लिया था, वो आपको दिखाने के लिए बाहर लिया था, पर आपको एग्जाम में सरफेस पे बनाना है। इस बार लिया हमने R greater than R। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ से लिखना है E.dA
क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये गॉसियन सरफेस है, फिर ई 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर देखो ये जो आर स्क्वायर है ये वेरिएबल है, ये ज़्यादा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे नीचे चला जाएगा, देखो ई डॉट डी है ना, डी ए खुल जाएगा, एरिया बन जाएगा, कॉस थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 0 मतलब 1 हो जाएगा, थीटा 0 का मतलब सारा कहानी सेम चल रहा है ना, तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा टाइप हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर तुम इस वाले फॉर्मूले को देखते हो तो यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट है। देखो ये कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर है ना एक दूसरे के, तो यहाँ पर के भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, और रेडियस तो कांस्टेंट ही होता है, किसी चीज़ का रेडियस क्या होता है कांस्टेंट, तो ये वैल्यू आएगी कांस्टेंट, क्या आएगी वैल्यू कांस्टेंट। लेकिन इस वाले में केस में क्या है, हमने माना ये डिस्टेंस अपने मन से, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, तो ये वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा वेरिएबल। तो हमने इसका अब ये बात ध्यान रखना बस। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं हम इनसाइड का मतलब क्या हो गया कि आर हमारा छोटा हो गया कैपिटल आर से क्या हो गया छोटा। अगर अंदर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं, अंदर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा, अगर यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगा जीरो, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ क्या है, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर मेरा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखो बोर होने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है कि देखो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है जीरो से, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होता है, अंदर जीरो है, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है और वो कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट। फिर जैसे ही बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, फटाफट नोट करो फिर आगे।